ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर HCI यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के हवाले से है, जिसमें आज हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ही है। और उसमें आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हवाले से आज हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जब भी कोई HCI का प्रोजेक्ट वगैरह हम बनाते हैं, अगर आजकल आप देखें तो हर जगह पे आपकी HCI ही इन्वॉल्व होती है, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो आप क्या बोलते हैं, आप कोई भी चीज़ आप उसको इस्तेमाल करें, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, कोई हार्डवेयर इस्तेमाल करें, हर जगह पे आजकल HCI ही होता है, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में शामिल कि वो चीज़ हम बना रहे हैं वो इंश्योर करें कि प्रॉपर रिलायबिलिटी है उसकी। रिलायबिलिटी क्या है, इसको आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा प्रमोट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसकी इंटीग्रेशन हो, कंसिस्टेंसी हो और पोर्टेबिलिटी हो, इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल एंड विद इन अ बजट। ये तीसरा वाला जो पार्ट है, हर प्रोजेक्ट में जब भी आप क्लाइंट आपसे कोई आपसे प्रोडक्ट बनवाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हार्डवेयर हो, तो ऐसी सूरत में वो क्वालिटी चाहता है। क्वालिटी क्या चीज़ है, यानी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट हो। इसके अंदर एक और चीज़ देखी जाती है जिसको क्लाइंट मद्देनज़र रखता है, एक शेड्यूलिंग, यानी जितने अरसे में उसने बनाने को कहा है आपसे प्रोडक्ट, वो विद इन अ शेड्यूल बने, टाइम पीरियड उसका उतना ही हो, और उसके अलावा बजट भी इतना ही होना चाहिए। यानी जितना भी आप अगर मिसाल के तौर पे बीइंग अ डेवलपर, बीइंग फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो इस सूरत में शेड्यूलिंग और बजटिंग बेसिकली क्या है। बजटिंग जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी टास्क होती हैं, और उस टास्क के अंदर जो भी टास्क आप उसको ब्रेकअप करते हैं आप पूरे प्रोजेक्ट को, तो उस सूरत में जो भी टास्क आप बनाते हैं और जो भी आप टास्क उसमें आप बनाते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप एलोकेट करते हैं कुछ अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। उसके बिहाफ पे आप उसकी एस्टिमेशन निकालते हैं कि ये टास्क का एस्टिमेशन बजट कितना होगा, और कंप्लीट प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसका कंप्लीट बजट भी साथ साथ बनता है, जो कि आपको ये बताता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना बजट आप एलोकेट करेंगे। और वो जो आप टास्क और एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी शेड्यूलिंग कहलाई जाती है, जिसमें आप बताते हैं कि कितने अरसे में ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा वाले पॉइंट की मैंने एलोब्रेशन यहाँ पर कर दी है। इसकी मज़ीद डिटेल अगर आपको जाननी हो तो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट है, डोमेन है, उसके अंदर डिटेल में मैंने इसको डिफाइन किया है। इसके अलावा जो हमने मैं पीछे करता हूँ स्लाइड को, इसके अंदर पहला वाला पार्ट जो हमने कहा था इंश्योर प्रॉपर रिलायबिलिटी, इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अगर देखा जाए रिलायबिलिटी बेसिकली क्या है, यानी उस सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी कुछ आप बना रहे हैं उसकी जो इंटरफेस हो वो रिलायबल हो, डिस्प्ले मस्ट भी करेक्ट हो, जो चीज़ आपके सामने शो हो रही है वो तमाम चीज़ें करेक्टली शो हों। ऐसा ना हो कि सामने डिस्प्ले कुछ और हो रहा है और बैक एंड पे स्टोरी कुछ और चल रही है। अपडेट डन करेक्टली हो, यानी उसमें जितनी अपडेट्स वगैरह आ रही हो वो करेक्टली हो। इंटरफेस के अंदर भी ये बड़ी बात इफेक्टिव होती है। लीड्स टू ट्रस्ट हो, इट मीन्स उसका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मिसाल के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो सिस्टम क्रैश कर जाए, कोई एरर जनरेट होना शुरू हो जाए, तो ऐसी चीज़ें ना हो, ट्रस्टवर्दी हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो भी आप बना रहे हैं वो प्राइवेसी उसका पूरा ख्याल रखा जाए, सिक्योरिटी का, एक्सेस का, डाटा डिस्ट्रक्शंस का और टेम्परिंग का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी इतना ज़रूरी है। ये सब रिलायबिलिटी के अंदर आता है। मैं पीछे स्लाइड करता हूँ मैं, ताकि इसमें और चीज़ें बता दूँ। इसमें सेकेंड पार्ट है प्रमोट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड पोर्टेबिलिटी। इस चीज़ की डिटेल कुछ इस तरह से है कि स्टैंडर्डाइजेशन में अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन में कॉमन इंटरफेस, यानी ऐसा प्रोडक्ट आप बनाएं कि जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म चले।
क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि अगर एंड्रॉयड का है तो सिर्फ एंड्रॉयड के ही यूज़र इसको यूज़ करें, उसको वेब पे भी यूज़ चलना चाहिए, उसको विंडोज़ एप्लीकेशन के तौर पर भी चलना चाहिए, विंडोज़ OS पे भी चलना चाहिए, और वो प्रोडक्ट जो है आपकी एप्पल वाले यूज़र भी इसको यूज़ कर सकें। इसकी वजह ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करें। यानी अगर आजकल आपने देखा होगा नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन अगर देखा जाए अगर एडोब एक्रोबैट की हम बात करते हैं तो एडोब एक्रोबैट वाले वेब पे भी यूज़ करते हैं, वेब के यूज़र भी इसको यूज़ करते हैं, एप्पल वाले भी यूज़ करते हैं, विंडोज़ वाले भी और एंड्रॉयड वाले भी इसको यूज़ करते हैं। सर नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर आजकल देखा होगा वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चले उस वक्त पॉसिबिलिटी है चलने की कि जब आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करें, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन हो, यानी एक पैकेज फाइल फॉर्मेट जो है वो मल्टीपल चीज़ों को सपोर्ट करे। आने वाले वक्तों में अगर कोई और फीचर आप ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ इजीली वो इंटीग्रेट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो उसको सपोर्ट ना करे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने जो लेआउट बनाया है उसमें और जो कलरिंग यूज़ की है, इसमें टेक्स्टोग्राफी यूज़ की है, वो तमाम एप्लीकेशन में इस तरह से हो कि यूज़र उसको अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इन्वायरमेंट हो, मिसाल के तौर पर उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट उसमें वर्ड प्रोसेसर को यूज़ किया है, HTML को यूज़ किया, PDF को यूज़ किया है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म में चले, पोर्टेबिलिटी हो, जो कि अभी ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है। इसके अलावा यूजेबिलिटी मोटिवेशंस में शामिल अगर देखा जाए उसको कुछ एरिया में, कुछ हिस्सों में उसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहले लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसे सिस्टम, ऐसे एप्लीकेशंस जो कि लाइफ को पे ज़्यादा यानी उसके अगर डेफिशिएंसी होने पे लाइफ पे असर पड़ता है। मिसाल के तौर एयर ट्रैफिक है, अगर ज़रा सा उसके इंटरफेस में चेंजेस आए, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बग्स रहने दिया आपके उसमें उसके इंटरफेस में, यानी लिखा कुछ और हो, कुछ टास्क परफॉर्म कुछ और हो रहा है, तो ऐसी सूरत में लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स कहलाए जाते हैं, जिसमें आपके एयर ट्रैफिक आ गए। अगर आपका कोई एयर ट्रैफिक में अगर आपने इंटरफेस जो बनाया है आपकी यूज़र इंटरफेस, उस पर अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर यूज़र जो है उसको यूज़ जो कर रहा है वो अगर उसके इंटरफेस में ज़रा सी भी कुछ चेंजेस आती हैं, इवन उसके टच स्क्रीन के ऊपर भी ज़रा सी भी कुछ चेंजेस आती है, तो लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है उसके। न्यूक्लियर रिएक्टर पे हो सकता है, अगर आप एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उसमें अगर आप ये देखते हैं कि अगर ज़रा सा भी कुछ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के अंदर ज़रा सा भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं उसके इंटरफेस की वजह से, तो लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स कहलाए जाते हैं। इसमें मिलिट्री हो गए, एमरजेंसी डिस्पैच वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसका इंटरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हवाले से अगर देखें, उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस, ये इसकी रिक्वायरमेंट 100% होनी चाहिए। कॉस्ट इस पर मायने नहीं रखती। लॉन्ग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि इस तरह नहीं है कि अगर आप उसमें कुछ लोगों को इन्वॉल्व करें तो उसकी ट्रेनिंग लॉन्ग भी हो सकती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखी जाती, क्योंकि इसकी वजह ये कि ये लाइफ क्रिटिकल सिस्टम्स कहलाए जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है आपका इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ होता है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेंट्री, रिजर्वेशन, ये तमाम चीज़ें हैं। इसकी अगर रिक्वायरमेंट देखा जाए, इसकी शॉर्ट ट्रेनिंग होती है, जिस तरह अगर लाइफ क्रिटिकल में देखा इसकी ट्रेनिंग लॉन्ग होती है। इस तरह नहीं होता है कि आप शॉर्ट ट्रेनिंग करके उसके बाद जो आपका जो यूज़र है वो पैकेट में आए और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो, इवन उसका इंटरफेस भी उस पर काफ़ी इम्पेक्ट करता है। इसी तरीके से रिक्वायरमेंट में शॉर्ट ट्रेनिंग हो गई, ईज़ टू लर्निंग हो गई, और मल्टीपल लैंग्वेजेस इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस, यानी अगर देखा जाए उर्दू भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, वॉट एवर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी इसमें लोग यूज़ कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट शामिल होते हैं। अडॉप्ट टू द लोकल कल्चर हो गया, वहाँ के जो डोमेस्टिक कल्चर्स वगैरह होते हैं वो वहाँ के लोग भी इसको यूज़ कर सकें। मल्टी प्लेटफॉर्म हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट में शामिल है। इसके अलावा यूजेबिलिटी मोटिवेशंस में ऑफिस, होम एंड एंटरटेनमेंट, आजकल लोग बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए इस एरिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अगर आज एक घर की कोई फॉर एग्जांपल फीमेल औरत है वो भी घर में यूज़ कर रही हैं, मेल भी यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में। इसके अलावा अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग
हर एज के लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस में शामिल, उसमें ईमेल्स हो गई, ATMs हो गए, गेम्स हो गए, एजुकेशंस हो गई, सर्च इंजन हो गए, सेल फोन्स हो गए, और इसके अलावा PDF वगैरह, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ एजेस के लोग से यूज़ करते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी लर्निंग हो और इसके अलावा सेटिस्फेक्शन हो, और कॉस्ट और साइज़ में डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरेटिव, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आजकल के आप वेब ब्राउजिंग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप कैट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स में फोटोशॉप और अदर टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपका जो यूजेबिलिटी मोटिवेशंस जो कि कैटेगरी है, उस कैटेगरी के लोग उसको यूज़ करते हैं, उसमें उनको देखते हुए उसका इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा सोशल मोटिवेशन, यूजेबिलिटी मोटिवेशंस में आप सोशल टेक्निकल सिस्टम में शामिल आपके हेल्थ केयर्स हो गई, वोटिंग सिस्टम हो गए, पुलिस हो गई। इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रस्ट, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी और एरर हैंडलिंग, यानी अगर देखा जाए वोटिंग के हवाले से तो नो डाउट इसमें ट्रस्ट, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी और हेल्थ में भी, और एरर हैंडलिंग और पुलिस और इस तरह के एजेंसीज़, इनमें जो आप यूजेबिलिटी मोटिवेशंस जो लोग यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट ये है जो कि हम HCI में इसको देखते हुए हम उसके HCI के पैटर्न को, उसके डिज़ाइन को हम लोग यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था इसकी रिक्वायरमेंट के हवाले से था, और उसमें हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप कर सकते हैं, फील फ्री। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में दरख्वास्त।